नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही आप लोग को पता होगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे फ्रांस में, और फ्रांस के बाद ये गए थे यूएई में। यूएई के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, जिसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट डील जो इंडिया और यूएई ने साइन किया इस विजिट के दौरान, वो मैंने सारा आप लोग को बताया है। अब ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जब वो फ्रांस गए थे तो वहाँ इनने क्या क्या इंपॉर्टेंट डील साइन किए थे। दरअसल ये जो वीडियो है ये यूएई वाले वीडियो से पहले ही मैंने बना लिया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये अपलोड नहीं हुआ था, तो थोड़ा लेट ये वीडियो मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ। लेकिन ठीक है, फिर भी ये जो इंपॉर्टेंट डील साइन हुए हैं ना इंडिया और फ्रांस के बीच में, इसके बारे में जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो विजिट है, ये जो डील साइन हुआ है, जो भी आप लोग कह सकते हो कि स्टेटमेंट आया है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, ये अगर आप लोग देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि सबसे पहली चीज़, पीएम मोदी के विजिट पे जाने से पहले ये कहा जा रहा था कि इस विजिट के दौरान चांसेस है कि इंडिया 26 और रफाल खरीदेगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ बोला जा रहा था, क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने इसके लिए जो क्लियरिटी है वो भी दे दी थी, और बहुत ज़्यादा हद तक ये तय था कि इंडिया 26 और जो रफाल है वो खरीदने वाला है इंडियन नेवी के लिए। पहले जो 36 रफाल इंडिया ने खरीदा है वो आप लोग को पता होगा इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया है, लेकिन 26 और रफाल इंडिया खरीदने वाला है मरीन के लिए, नेवी के लिए, ऐसा कहा जा रहा था। जो एयरक्राफ्ट है इंडिया का आईएनएस विक्रांत, उस पर ये स्टेशन करेगा इन रफाल्स को। लेकिन अगर आप लोग ये जो डील से जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको देखो तो उसमें कहीं भी एक्स्ट्रा नए रफाल्स खरीदने का कहीं पर नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा एक शॉकिंग चीज हुई है। और इसके अलावा और भी जो हाईलाइट्स है इस विजिट से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को और समझने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको 25 साल हो गए, यानी कि 25 साल से दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इन लोग दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है ना, उसको भी अगर आप लोग देखो तो 75 साल हो गए। यानी कि ये साल इन दोनों कंट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों कंट्रीज के जो रिलेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग देखो तो 2047 में इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसको 100 साल हो जाएंगे। तो आने वाले 25 साल जो है, यानी कि आज से लेकर 2047 तक, इसके बीच में इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कैसे इवॉल्व करेंगे ये लोग, कैसे उसको डेवलप करेंगे, इसके लिए अगर आप लोग देखो तो इन दोनों कंट्रीज ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम रखा गया है हॉरिजन 2047। इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताया है दोनों कंट्रीज ने कि कौन कौन सी डील इस विजिट के दौरान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने साइन की है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ, और साथ ही साथ आगे कैसे ये रोड मैप है जो आप लोग कह लो वो तैयार करेंगे, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया। इन्हीं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो प्रोजेक्ट 75 है, इसके बारे में हो सकता है आप लोग ने पहले सुना भी होगा। दरअसल इंडिया ने सबमरीन 6 सबमरीन बनाई थी इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर। इस प्रोजेक्ट 75 के लिए जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर था वो किया गया था फ्रांस की तरफ से, यानी कि फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके, उसको आप लोग कह सकते हो इस्तेमाल करके इंडिया ने 6 सबमरीन बनाई थी। कौन सी फ्रांस की जो सबमरीन थी उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी? दरअसल स्कॉर्पियन सबमरीन जो है फ्रांस की, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है उसकी टेक्नोलॉजी फ्रांस ने ट्रांसफर की इंडिया को, और इंडिया ने ये सबमरीन डेवलप किया। और इंडिया में इन सबमरीन का जो नाम रखा गया वो रखा गया कालवरी क्लास सबमरीन। कालवरी इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस सबमरीन में जो 6 इंडिया ने बनाई है, सबसे पहली सबमरीन जो है वो उसका कालवरी नाम था, तो उसी के नाम पे इस पूरे जो सबमरीन का क्लास है उसका नाम ही रख दिया गया। ये था प्रोजेक्ट 75 जो कि कंप्लीट भी हो चुका है बहुत हद तक। 5 सबमरीन जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, कमीशन हो चुके हैं। 6ठा सबमरीन जो है इनके ट्रायल्स वगैरह चल रहे हैं, और बहुत जल्दी ये भी अगर आप लोग देखोगे तो ये कमीशन हो जाएगा। उसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ मैं आप लोग को बता दूं, इंडिया ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंदर इंडिया जर्मनी के साथ जो है वो कोलैबोरेट करे। जर्मनी और इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी साइन कर लिया इसके लिए, और जर्मनी की टेक्नोलॉजी से ये जो सबमरीन है वो इंडिया बनाएगा। तो ये तो अलग चीज हो गई। अभी ये जो सबमरीन जो फ्रांस की टेक्नोलॉजी से इंडिया ने बनाया है, इसमें ऐसा बताया जा रहा था कि 3 और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो इंडिया डेवलप करेगा इसी प्रोजेक्ट 75 के अंदर। यानी टोटल 9 सबमरीन इसके अंदर हो जाएंगी। और इसमें अगर आप लोग देखो तो पहले इसके बारे में पूरा मेंशन किया गया था। ये जो डॉक्यूमेंट है ना हॉरिजन 2047, इसमें पूरा बताया गया था कि 6 सबमरीन जो है इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी साइन कर लिया गया है माझगांव डॉक और फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है उनके बीच में। लेकिन बाद में इसका एक अपडेटेड वर्जन रिलीज हुआ, और यहाँ पर अगर आप लोग देखो
तो कहीं पर भी इस 3 नए सबमरीन की बात नहीं की गई है। तो ये जो डील है ये तो साइन हुआ है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में इसकी बात नहीं की गई है। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ऐसा ही थोड़ा बहुत हुआ है रफाल के साथ। रफाल में भी इस मीटिंग के पहले ये कहा जा रहा था कि 26 और रफाल जो है वो इंडिया खरीदेगा फ्रांस के साथ। इसके लिए सारी बातें सब कुछ हो चुकी थी, बहुत हद तक श्योरिटी थी ऐसा किया जाएगा। लेकिन रफाल के साथ क्या हुआ कि ना ही कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। ये जो सबमरीन का केस था, इसमें एटलीस्ट तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो साइन हुआ था, लेकिन इसमें ना ही कोई ये एमओयू साइन हुआ और ना ही इसमें मेंशन है। जब एमओयू ही नहीं साइन हुआ तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ भी मेंशन नहीं होगा। खाली ये बोल दिया गया है कि दोनों कंट्रीज खुश हैं जो इंडिया ने रफाल खरीदे हैं अब तक एयरफोर्स के लिए 36, उसकी टाइमली मैनर पे डिलीवरी हुई है। उसके अलावा देखो अगर आप लोग, तो कोई भी नए रफाल के परचेज का यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये जो दोनों चीज है ना, चाहे वो 3 नए सबमरीन के बनाने वाली बात हो गई या रफाल की बात हो गई, इसका इस डॉक्यूमेंट से मिसिंग होना, इसमें मेंशन ना होना, ये अगर आप लोग देखो तो इसके लिए बहुत से अनुमान लगाया जा रहा है कि क्यों ऐसा इसमें किया गया है। तो सबसे पहले तो ये जो सबमरीन का केस है, इसको यहाँ पर मिसिंग होने के लिए ये बताया जा रहा है कि इंडिया में होने वाले हैं इलेक्शन, और सबमरीन का ये प्रोजेक्ट हो गया या फिर रफाल का 26 नए रफाल का जो ये डील हो गया, ये दोनों अगर आप लोग देखो तो अराउंड मिल के बनेगा 80,000 करोड़ की डील। और इतनी बड़ी डील जब कंट्रीज में साइन होती है तो जाहिर सी बात एलिगेशन लगते हैं अलग अलग तरीके के, करप्शन के या फिर बाकी तरीके के। और इसी इलेक्शन के और इस करप्शन के एलिगेशन के डर के अगर आप लोग देखो तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है इस डर से इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको मेंशन नहीं किया हो इसमें, क्योंकि वो कोई भी ऐसा आप लोग कह सकते हो अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहती है अपोजिशन को जिससे वो क्रिटिसाइज कर पाए करंट गवर्नमेंट को। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रफाल का तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन हुआ है, तो वो तो जाहिर सी बात है इसमें मेंशन होता ही नहीं। और इस कॉन्ट्रैक्ट ना साइन होने का एक कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है यूएसए की तरफ से प्रेशर बन रहा हो। यूएसए भी आप लोग को पता होगा कि इंडिया को अपना जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है बेचना चाहता है। तो हो सकता है इस दोनों बीच में इंडिया कंफ्यूज हो या इंडिया पे किसी तरीके का प्रेशर हो, इस तरीके की भी बातें कही जा रही है। खैर जो भी हो, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग नहीं पता लगा सकते। इस तरीके के जो ओपिनियंस है वो दिए जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा अगर आप लोग अगली चीज़ देखो ना, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन को साथ में मिलके डेवलप करने की बात की गई है। इसका रोड मैप तैयार करने की बात की गई है। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ कि इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन नहीं हुआ है। यहाँ आप लोग देखो लिखा है साफ साफ कि रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा 2023 के एंड तक, यानी कि खाली बात चल रही है अभी इन दोनों कंट्रीज के बीच में। डीआरडीओ और फ्रांस की जो साफरान कंपनी है उसके बीच में ये डील है, जिसके बारे में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 2023 के एंड तक ये जो रोड मैप है ये तैयार किया जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो एक और इंजन की यहाँ पर बात की गई है। इस इंजन को भी फ्रांस और इंडिया जो है वो मिलकर डेवलप करेगा। और यहाँ पर ये जो दूसरा वाला इंजन है ना, इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन हो चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात चल रही है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिसाइड हो चुका है। अनलाइक दी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन जिसके बारे में पहले हम लोग ने बात किया, उसके तरह नहीं, यहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो चुका है। और ये जो इंजन है ये डेवलप किया जाएगा इंडिया के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम जो है उसके लिए। यानी कि ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर इंडिया चाहता है कि वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जो है जिसको मल्टी रोल के लिए इस्तेमाल किया जा सके वो डेवलप करे। और इस हेलीकॉप्टर में ये जो इंजन है ये लगाया जाएगा और ये मिलके इंडिया और फ्रांस जो है वो डेवलप करेंगी। और इसमें अगर आप लोग देखो तो इंडिया की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की पार्टनरशिप होगी साफरान के साथ ही। पहली वाली जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन था उसमें पार्टनरशिप किसकी थी? DRDO की थी साफरान के साथ, और इसमें HAL की है साफरान के साथ। उसके अलावा एक थर्ड इंजन की भी यहाँ पर बात की जा रही है, शक्ति इंजन की भी बात की जा रही है, जो कि हो सकता है आप लोग जानते भी हो ये इंडिया और फ्रांस मिलकर ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या डील साइन हुआ है कि फ्रांस जो है वो इसके जो कंपोनेंट है इस इंजन के, उसकी कास्टिंग और फोर्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर कर देगा इंडिया को, और इंडिया में फिर इसके जो कंपोनेंट्स है वो भी बनेंगे। तो यहाँ 3 अलग अलग इंजन की बात हुई है इस डॉक्यूमेंट में, और इसको लेके जो डील है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो साइन हो चुकी है। सिर्फ ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन है इसमें बात की जा रही है कि इस साल के एंड तक जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखो इंडिया की गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और फ्रांस की जो नेवल ग्रुप है इनके बीच में भी एक MOU एक्सचेंज हुआ है, जिसमें दोनों कंट्रीज ने, दोनों ग्रुप्स ने आप लोग कह लो, ये दोनों
इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के ये डिसाइड किया है कि ये जो सरफेस शिप होती है ना, या कि नहीं कि जो नॉर्मल शिप होती है, जो कन्वेंशनल शिप होती है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर वो पूरा शिप जो है वो मिलके ये लोग बनाएंगी और इंडिया में ये बनाएंगी, जिसके बाद इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। तो इसको लेके भी जो MOU है वो एक्सचेंज हो चुका है। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के अलावा, इन सब डील्स के अलावा, इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये भी कहा है कि हम लोग जो डिफेंस की इंडस्ट्रीज हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इसमें और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फिर मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया की जो एम्बेसी है पेरिस में, उसके अंदर एक नया ऑफिस खोला गया है इसी कोलैबोरेशन को बढ़ाने के लिए, DRDO के टेक्निकल डिपार्टमेंट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डील्स है डिफेंस से रिलेटेड जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इस तरीके की मीटिंग में बहुत ज़्यादा ही चीज़ें डिस्कस की जाती है। लगभग हर एरिया जो होता है कॉपरेशन का उसको डिस्कस किया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो ये मैंने डिफेंस से रिलेटेड ही बनाया था, तो इसमें केवल कुछ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा हाईलाइट्स हैं उसको भी मैं यहाँ आप लोग को बता देता हूँ जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं भी है। तो सबसे पहले उसमें अगर आप लोग देखो तो इंडिया की जो NSG है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, उसका फ्रांस के GSGN ग्रुप के साथ एक आप लोग कह सकते हो कि लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया गया है, जिसमें इन दोनों ग्रुप्स ने, इन दोनों कमांडो फोर्सेस ने ये कहा है कि हम लोग टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। और ज्यादातर ये जो कोलैबोरेशन होगा वो होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। क्योंकि आप लोग हो सकता है अच्छे से जानते ही होंगे कि इंडिया और फ्रांस ये दोनों ही अपने अंदर जो माइनॉरिटीज़ को लेके रेडिकलाइजेशन का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। इन दोनों ही कंट्रीज़ के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो एक मेजर आप लोग कह सकते हो इस समय इशू बना हुआ है। दोनों ही कंट्रीज़ में माइनॉरिटी राइज वर्सेस रेडिकलाइजेशन का जो इशू है वो आप लोग कह सकते हो कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अक्सर इन दोनों कंट्रीज़ को फेस करना पड़ता है। इसीलिए प्रॉब्लम्स दोनों कंट्रीज़ की क्योंकि सेम है, इसीलिए दोनों कंट्रीज़ के जो आप लोग कह सकते हो ये ग्रुप्स हैं, इनने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में मिलके इसको कोऑपरेट करेंगे और टैकल करेंगे। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इकोनॉमी से रिलेटेड थोड़ा बहुत ये जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया का जो UPI सिस्टम है वो अब फ्रांस में भी लॉन्च कर दिया गया है। UAE की जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि UAE का जो पेमेंट सिस्टम है यानी कि IPP, इसको UPI से लिंक करने की बात की गई है और ऐसा ही सेम डील जो है वो फ्रांस के साथ भी हुआ है। फ्रांस का भी जो पेमेंट सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इसको, और उसके चलते होगा क्या कि फ्रांस में भी इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं या फिर जो इंडिया से जाने वाले जो बाकी काम के लोग हैं वो UPI का इस्तेमाल करके पेमेंट कर पाएंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी फ्रांस के आईफेल टावर से, जहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो आसानी से पेमेंट कर पाएंगे, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि बाकी जगह पे भी ये चीज़ इस्तेमाल होना शुरू होगा। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि फ्रांस की एक और सिटी, यहाँ आप लोग नाम देख सकते हो, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करना चाहता क्योंकि नहीं कर पाऊंगा इसको, फ्रेंच वर्ड का है ये। इसमें इंडिया की एक नई कॉन्सुलेट खोलने की बात की गई है। उसके बाद फ्रांस ने ये भी कहा है कि हम लोग इंडिया से जो एजुकेशन के लिए लोग आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, उनको वीज़ा आसानी से देंगे। इसमें थोड़ा फेवरेबल उनको आप लोग कह सकते हो जो टर्म्स है वो बनाएंगे। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2030 तक 30,000 फ्रांस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया में भी भेजा जाएगा एजुकेशन के लिए। इन सब के अलावा आप लोग ने अब तक इसके बारे में अच्छे से सुना ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है, इनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो मिल चुका है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है। और ये जो लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड है ना, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1802 में, और काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस, जैसे कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ना वैसे ही ये होता है। लेकिन ये सिर्फ सिविलियन और मिलिट्री सर्विस जो है वो दोनों ही इसमें इंक्लूड किया जाता है, दोनों के लिए ही ये जो अवार्ड होता है वो दिया जाता है। और इसमें अगर आप लोग देखो तो जो अवार्ड्स होते हैं उनकी भी अलग अलग रैंकिंग है, उनके भी अलग अलग क्लास है। मोदी जी को जो मिला है वो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का मिला है, यानी कि ग्रैंड क्रॉस जो है वो इनको मिला है। और ये ग्रैंड क्रॉस आप लोग कह सकते हो कि इंडिया की मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनको ये मिला हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो आज़ादी से पहले कुछ इंडिया के रूलर्स वगैरह थे जिनके नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उनको भी ये ग्रैंड क्रॉस मिल चुका है फ्रांस द्वारा। लेकिन आज़ादी के बाद ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, या पहले शख्स हैं इंडिया के जिनको ऐसा अवार्ड मिला है फ्रांस की तरफ से। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।